नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिएगा, आप लोग जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके अर्थ, उसके अतीत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये साइकोलॉजी का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं। वैसे तो ये श्री राम कॉलेज कंपटीशन जो पॉइंट है उसके द्वारा छापे गए हैं, लेकिन इसकी जो भाषा शैली है, याद रखना आप लोग, वंदना जादौन की है। वंदना जादौन की है। ये नोट्स वंदना जादौन के ही हैं, लेकिन श्री राम कंपटीशन क्लासेस वालों ने इसकी कॉपी की है। ठीक है। और मैं बलबीर सिंह खुराना आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की। आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अतीत के बारे में। तो देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अतीत बहुत लंबा है और इसका इतिहास बहुत छोटा है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, ये आप लोग याद रखें, एबिंगहॉस साहब ने दी थी। सबसे पहली लाइन, जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरुआत इसी लाइन से की जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा है। ये एबिंगहॉस साहब ने परिभाषा दी थी। और मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जबकि इसका अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोगों को साइकोलॉजी की शुरुआत करते वक्त आप लोगों को याद करना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक, याद रखने आप लोग, साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकर साहब ने अपनी पुस्तक का नाम भी याद रखें, साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। और वैसे तो मनोविज्ञान की अगर जनक की बात की जाए तो कौन है, अरस्तु साहब हैं। और इसकी जननी जो है कौन है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान को अलग किया गया था, जिसके जनक है अरस्तु साहब। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था और मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। दर्शन शास्त्र की पहले ये शाखा थी, लेकिन उसके बाद में इसे अलग किया गया और शिक्षा मनोविज्ञान का दर्जा देकर के इसको परिभाषित किया गया। अब बात करते हैं हम साइकोलॉजी शब्द बना कैसे है। तो याद रखें आप लोग, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी, ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। साइको प्लस लॉगस, साइकी प्लस लॉगस। और साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस तरीके से इन दोनों को मिला करके साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ। और ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ था। इस तरीके से साइकोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं, इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो साहब ने, अरस्तु साहब ने और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान किसने माना, प्लेटो साहब, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा भी रद्द हो गई, अमान्य हो गई। इस परिभाषा को नेग्लेक्ट कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था 16वीं शताब्दी के अंत में, क्योंकि आत्मा शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। 17वीं शताब्दी में इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पंपोनोजी साहब। उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना और बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। हम जानते हैं कि साइंस के मामले के अंतर्गत प्रत्येक सिद्धांत के पक्ष में एक दूसरा कटाक्ष उत्पन्न किया जाता है। एक सिद्धांत बनाने के लिए काम करता है एक पक्ष और दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। इसी तरीके से साइकोलॉजी के अंतर्गत भी हुआ। सबसे पहले इसे आत्मा का अध्ययन माना, उसके बाद में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा पोम्पोनोजी साहब ने, लेकिन यह परिभाषा भी बाद में
अमाइन हो गई। और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट साहब और विलियम जेम्स और बाइन्स जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिक पैदा हुए और उन्होंने मनोविज्ञान को किसका? चेतना का विज्ञान माना। चेतना का विज्ञान माना। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी क्या हो गई? फेल हो गई। यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। क्लियर? आगे बात करते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के एक लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्लिक करेंगे, याद रखेंगे अपने माइंड में ये फैक्ट कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट साहब ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में की थी। ठीक है, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसी समय से 1879 ईस्वी से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर के एक स्वतंत्र विषय के रूप में आ गया था। इसी दिन से आया था 1879 से। और याद रखें आप लोग, जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है उसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से अब वर्तमान समय में जाना जाता है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी को, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के नाम से विख्यात हुई 1879 ईस्वी। उसके पश्चात में विलियम मैकडूगल साहब आए और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से कि विलियम मैकडूगल साहब ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 176 में एक चेतना शब्द को बहुत ही कड़ी निंदा की थी। चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की थी? विलियम मैकडूगल साहब ने। किसमें की थी? अपनी पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसके पेज नंबर 176 में। आप लोग ये भी याद रखें। क्लियर? आगे चलते हैं। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा वर्तमान समय में प्रचलित है। अब वर्तमान समय की बात करें 21वीं शताब्दी में, तो मनोविज्ञान को एक व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो याद रखें आप लोग, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन साहब हैं। और इसके अतिरिक्त उनका सहयोग किसने किया था? वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक साहब ने भी इस मनोविज्ञान की परिभाषा का, जो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, उसका सहयोग किया था सबसे पहले। तो याद रखें आप लोग, प्रश्न यहाँ से बन गया एक प्रश्न कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? वाटसन साहब। वाटसन साहब, जेवी वाटसन, याद रखें। उसके बाद में आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। आधुनिक समय की अगर बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का, एक अनुभूति शब्द को भी इसमें शामिल किया गया है व्यवहार के साथ साथ। तो यहाँ पर दोनों ही, व्यवहार और अनुभूति दोनों मिलकर के मनोविज्ञान शब्द को पूर्ण करते हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है तथा से व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास रखते हैं और वातावरण से अधिक, इसलिए वाटसन ने कहा क्योंकि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो। एक याद रखना, आपको ये फैक्ट याद रखें। वाटसन साहब ने कहा था कि यदि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बना सकता हूँ, तुम जो चाहे आप डॉक्टर बनवा लो, चाहे इंजीनियर बनवा लो, चाहे आप लोग वकील बनवा लो, आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये व्यवहार और अनुभूति के मनोविज्ञान के आधार पर वाटसन साहब ने दावा किया था। ठीक है, क्योंकि वे वंशानुक्रम पर विश्वास नहीं करते हैं, वो केवल और केवल व्यवहार पर और उसकी अनुभूतियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए वाटसन साहब ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे अपनी मर्जी के जैसा बना सकता हूँ, तुम जो चाहे वैसा बना सकता हूँ। आगे वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान में सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया गया और फिर मन का त्याग किया गया था, फिर चेतना का त्याग किया गया और आज
मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया गया। कितनी परिभाषाओं से मनोविज्ञान को परिभाषित किया जा रहा है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना, उसे नकार दिया गया। फिर मन का विज्ञान माना, उसे भी नकार दिया गया। फिर चेतना का विज्ञान माना, उसे भी नकार दिया। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया गया कि भाई मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, अनुभूतियों का विज्ञान है। क्लियर। अब यहाँ पर हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर साइकोलॉजी की परिभाषा दी थी और कुछ जनक, उपजनक यानी कि साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी उपाधियाँ थी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखें, क्रो एंड क्रो सबसे पहले 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी मानी। किसने मानी? 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी क्रो एंड क्रो साहब ने मानी। मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जाए तो अरस्तु साहब हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे जाएं तो कौन है? थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक साहब याद रखें आप लोग, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक साहब हैं। आगे बात करें, आपसे पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखेंगे विलियम वुंट साहब। विलियम वुंट साहब जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगात्मक यानी प्रयोगशाला की, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना की थी लेक्सिंग यूनिवर्सिटी, जिसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में की गई थी। क्लियर। विलियम वुंट साहब। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट साहब ही माने जाते हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उसके बाद में किशोर मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जाए तो स्टैनली हर्श। स्टैनली हर्श साहब हैं किशोर मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट पूछा जाए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो जीन पियाजे साहब। कौन है? जीन पियाजे साहब, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। क्लियर। मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग मैकडूगल, विलियम मैकडूगल साहब। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। भौतिक व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्किनर साहब। कौन है? BF स्किनर साहब, जिन्होंने सबसे पहले चूहों पर प्रयोग किया था। मैंने आपको ये मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की प्रत्येक की वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखिएगा। हस्तलिखित नोट्स हैं, उनकी PDF आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम पर लिंक से भी इन सभी वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ मनोविज्ञान की शाखाओं की। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं हमारे यहाँ पर। पहली है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी है तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथी है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों का ही अध्ययन किया गया। उसके बाद में समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जो केवल आधुनिक नाम बाल विकास के नाम पर, ये बाल विकास के बारे में आधुनिक नाम, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला है निदानात्मक, उपचारात्मक या क्लिनिकल विधि या क्लिनिकल मनोविज्ञान। इसमें समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, यानी आधुनिक शाखा है, वर्तमान में जन्म से पूर्व उलझी हुई गुथी हुई बातों पर चर्चा करती है परो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है और बाद में थॉर्नडाइक, जर्ड टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान के स्पष्ट स्वरूप को प्राप्त किया गया। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का सूत्रपात रूसो ने किया था और रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है। रूसो ने क्या कहा था?
कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो एक प्रकृतिवाद के जनक थे और निश्चयात्मक शिक्षा के विरोधी भी थे। निश्चयात्मक शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम भी याद रखें आप लोग, इमेट। कौन सी लिखी थी? इमेट लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है इमाइट। क्लियर? आगे, और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के अगर आपसे नाम पूछा जाए तो कौन है? थॉर्नडाइक साहब। कौन है? थॉर्नडाइक साहब। इस तरीके से हमने यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में अध्ययन किया, कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में बात की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय हित में शिक्षा के लिए, एक बेहतरीन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, नोट्स के द्वारा साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। और जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपसे कोशिश करूँगा अपने आप से कि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।